नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ गाइस। ना कम ऑन, फाउंडर एंड सीईओ। आज बात करेंगे यूनियन बजट 2022। ना पक्ष ना विपक्ष, बात करेंगे केवल निष्पक्ष। कम ऑन, क्या बात करेंगे? निष्पक्ष। बजट में हुआ क्या है, साधारण भाषा में आपको समझाते हैं और समझते हैं। वेयर आर वी राइट नाउ, आज हम कहां हैं, हमारे को जाना कहां है। शुरू करते हैं, समझते हैं। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारी रैंक 190 देशों में 63वीं रैंक है हमारी। दिस इज अ गुड नंबर, ये एक अच्छा नंबर है, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में लगातार इंप्रूव भी हुआ है। एकदम लाइव चलने वाला हूं आपके साथ में, 1 घंटे से ऊपर लगातार बात करने वाला हूं। ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के अंदर 136वीं रैंक, ये क्रॉस है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्रॉस है। मुझे इससे बहुत तकलीफ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना आज भी बहुत दिक्कत आ रही है। सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म नहीं है बिजनेस का, और उसके कारण आज, अब मैं ये बात कई बार कर चुका हूं कि 45 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको आज रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और उसमें से एक डॉक्यूमेंट में 26 लाइसेंस लग जाता है। एक डॉक्यूमेंट में 26 लाइसेंस, पता नहीं कितना लाइसेंस चाहिए। अगर आपको बंदूक चाहिए तो केवल 19 डॉक्यूमेंट। इसका मतलब हमारे देश के अंदर बंदूक खरीदना आसान है, बिजनेस शुरू करना मुश्किल है। एकदम मेरे साथ रहिए सब लोग, सबको बता रहा हूं मैं वो वीडियो देने वाला हूं, इससे बढ़िया वीडियो इस देश के अंदर किसी ने आपको नहीं दिया होगा। पेइंग टैक्सेस के मामले में हम लोग 115 नंबर पे, यानी कि आज भी हमारे देश में लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। क्यों करेंगे? कमा नहीं पा रहे हैं ना भैया, कैसे करेंगे? एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट सबसे बुरी चीज है ये। मतलब ये जो दो आदमी आपस में सारा दिन झगड़ा करते हैं, इसका मतलब जो बायर और सेलर है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पूरा नहीं होता। सप्लाई करनी थी 3 तारीख को, करता है 30 तारीख को, पेमेंट आनी थी 3 तारीख को, आती है 3 महीने के बाद 3 तारीख को। इसका मतलब क्या है? यहां पे हम लोग 163वीं रैंक पे हैं 190 देशों में। यहां हमारा हाल बहुत बुरा है, क्योंकि इस समय हम लोग इन काफी अच्छे देशों से भी बहुत पीछे चल रहे हैं। इंडिया बहुत कमजोर है इनमें इस समय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, अगर मैं आपसे बात करूंगा यूएनडीपी की, वो कहता है कि भाई पॉवर्टी, हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट, गुड हेल्थ, लाइफ बिलो वाटर, इन सब पे कुछ काम होना चाहिए था। और ये सब मैं क्विकली आपके सामने चला रहा हूं। इन सब पे कुछ काम होना चाहिए था। एक बजट ही हमारा कैसा रहा, इन पे काम हुआ कि नहीं हुआ, कैसा रहा? फिस्कल डेफिसिट हमारा कैसा रहा? फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? हाथ आगे लाइए भैया, हाथ आगे लाइए। आमदनी, खर्चा। हमारे देश में कुछ होती है आमदनी संजय सर, और कुछ होता है खर्चा। आमदनी और खर्चे में मुझे जरा बता देना भैया, कोई गलती करूं सब मेरे को साथ में रहना। मैं स्पीड से चल रहा हूं, बहुत तेज, मेरा वर्ड पर मिनट बहुत तेज है। यानी कि हमारे देश के अंदर आज हम लोग पिछले साल बहुत थोड़े खराब हालत में थे, हम उसके बाद इस साल थोड़ा बेटर हुए, और अगले साल और बेटर होने की संभावना है। डिनोमिनेटर क्योंकि खराब था, तो इसलिए भी चांसेस है। कोविड के बाद हालत थोड़ी खराब थी। यानी कि देश में अगर हमने 100 रुपए का हमारी इनकम है, हमारा खर्चा है 109 रुपए का हुआ है। अब इसमें देखें, 100 रुपए की इनकम है तो खर्चा 106 रुपए 49 पैसे का हुआ है। यानी कि हमारा इतना खर्चा फालतू हुआ है, जिसके कारण हमारे को कर्जा लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसलिए साधारण कोई समझा पाएगा क्या भैया? कितना देश कमा रहा है और कितना देश खर्च कर रहा है। जैसे कंपनी चलती है वैसे देश चलता है। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की सीईओ की तरह काम करती है, वैसे सीएफओ बोलेंगे, ग्रुप सीएफओ हमारे देश की, क्योंकि सीईओ तो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब ये देश, ये मुझे लग रहा था कि बजट पॉलिटिकल बजट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उसके अलावा पंजाब, खास तौर से मुझे इन दो की ज्यादा तकलीफ थी, एक यूपी की और एक पंजाब की। इसके चक्कर में मैं सोच रहा था कि एक पॉपुलिस्ट बजट आएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये बजट आम आदमी का फिर से दोबारा से नहीं था। लास्ट ईयर भी ऐसा था कि आम आदमी का बजट नहीं था, इस बार भी आम आदमी का बजट नहीं है, क्योंकि ये देश का बजट बनाया है इन्होंने। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, सारी खुल के बोलेंगे, डरेंगे किसी से भी नहीं। कि आप मेरे साथ हैं? लाउडली यस नो, कम ऑन यस नो, साथ में रहिएगा भैया, गेम चेंज करने वाले हम लोग। पोस्ट कोविड जो दूसरी वेव आई थी, उसमें बहुत प्रेशर था हमारे पास इकोनॉमिक रिकवरी का। इन्होंने इकोनॉमिक रिकवरी पे काफी काम किया है। इसलिए बात करेंगे, हेल्थ केयर रिफॉर्म पे भी काम किया है। आनंद महिंद्रा, उनका कहना है ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब क्लैरिटी, साधारण भाषा में बताता हूं। वो कहते हैं क्लैरिटी इनकी वर्च्यू रही है। निर्मला सीतारमण, ये छोटा सा एड्रेस मेरे लिए बड़ा इंपैक्टफुल रहा है। आनंद महिंद्रा का ब्लू टिक बोलूंगा। यहां पे 2 कलर दिए हैं आपको, एक नेवी ब्लू कलर है और एक रेड कलर आएगा। रेड मतलब जिसने खिलाफ बोला है। दोनों की बात करेंगे, कोई ना पक्ष ना विपक्ष। हर्ष गोयनका इनके लिए बहुत अच्छा रहा है। ये कहते हैं कि जी पूरा दवाई के हिसाब से इन्होंने बता दिया, डोलो दे दिया इन्होंने, डोलो बुखार की दवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्टर, हाउसिंग, और सैनिटाइज कर दिया एमएसएमई को, सोशल डिस्टेंस कर दिया, रेलिंग टैक्सेस को, है जी। और इन्होंने जो है पीएम गति शक्ति पे काम किया। गति शक्ति समझा दूंगा आपको क्या होता है। आज आपके काम की सारी बात समझाऊंगा इजी तरीके से। उदय कोटक, लाइव चल रहा हूं मैं आज, एकदम लाइव, तर, नो एनिमेशन, नो एडिटिंग, नो पोस्ट प्रोडक्शन। एकदम आपके सामने पूरी तैयारी के साथ आया। उतना पीपीटी बना के इतनी स्पीड पे कौन लेके आता है भैया, इतनी बढ़िया। उदय कोटक भी काफी खुश रहे। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे गवर्नेंस पे काम किया है,
टैक्स पेयर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर सब जो भी है, मतलब उदय कोटक को अच्छा लगा। लेकिन भाई कुछ लोग बुरा भी मान गए। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कहता है कि भाई सैलरीड मिडिल क्लास, ये तो कुछ सोच रहे थे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला। एफएम और पीएम, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबको दुखी कर दिया है। ये तो धोखा हो गया है, मिडिल क्लास के साथ, बेचारों के साथ धोखा हो गया है। अरविंद केजरीवाल, उम्मीद थी कि वो लाल रंग में ही आएंगे, वैसे ही लाल रंग में आए अरविंद केजरीवाल। कोरोना काल में लोगों को बजट से उम्मीद थी, लेकिन बजट में लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये विपक्ष ने ऐसा कहना था, तो इसलिए मैं उनको भी कवर कर रहा हूं यहां पे। राहुल गांधी ने भी ऐसा बोला, जीरो सम बजट, सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, पुअर, डिप्राइव्ड, यूथ, फार्मर, एमएसएमई, सबके लिए कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये राहुल गांधी साहब का कहना है। सुहेल सेठ, ये नॉर्मली कई बार प्रो बोलते हैं, इन्होंने भी इस बार काफी क्लियरली अगेंस्ट बोला है। सुहेल सेठ ने भी साफ कह दिया है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से इनको उम्मीद थी। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बारे में क्यों बात कर रहे थे, टूरिज्म की, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि इनक्रेडिबली सैड फॉर इनक्रेडिबल इंडिया। ये बहुत दुखी रहे बजट से। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के, बाकी लोग बजट से दुखी हैं, इनसे मैं थोड़ा सा दुखी हूं, इसलिए नहीं, मुझे इनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं, आम आदमी पार्टी से, पर ये विचारधारा ठीक नहीं है। ये क्या कहते हैं, देश की दुर्गति के बाद गति शक्ति मिशन से देश को बहुत फायदा होने वाला है। बजट की उपलब्धि देश की सरकारी संपत्तियों को बेचना है। सपूत संपत्ति बढ़ाते हैं, कपूत संपत्ति बेचते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि भाई कपूत संपत्ति बेच देते हैं, सपूत संपत्ति बढ़ाते हैं। भैया पहले तो कोई संपत्ति बिक नहीं रही है, उसकी यूटिलाइजेशन के लिए उसको दिया जाता है। मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन हमेशा अच्छा रहा है। वो इकोनॉमी जिसमें एक बिजनेसमैन आता है, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। सरकार का काम पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है। अब आम आदमी का काम, जो रियल आदमी बिजनेसमैन है, उसका काम बिजनेस करना है। सरकार को थोड़ी कॉम्पिटिशन में आकर के बिजनेसमैन के साथ खड़ा होना है। क्यों ऐसी बात करते हैं आप कि बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया है, बेच दिया है जी। पूंजीपति पैसा खा जाता है, बर्गर के साथ खाता है, पिज्जा के साथ खाता है, दाल चावल के साथ। पूंजीपति पैसा कैसे खाता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। बहुत लोग आगे बोलते हैं पूंजीपति जब बढ़ता है तो पूरा देश बढ़ता है, उससे पूरी इकोनॉमी बढ़ती है, टैक्सेस आते हैं, उसके अंदर पैसे का सर्कुलेशन तेज होता है। भैया तुम क्यों ऐसी बातें करते हो, धोखा देते हो तुम जाकर के जनता को, आम जनता को। जब कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा बोलता है मुझको दुख लगता है, क्योंकि उसको लगता है ऐसा बोलूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं आज फिलॉसफी समझाना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से। अगर मुझे बात गलत लगेगी तो गलत बोलूंगा, सही लगेगी तो सही बोलूंगा, पार्टी कोई सी भी हो, क्योंकि मेरा मुद्दा क्या, ना पक्ष ना बात करेंगे, निष्पक्ष। कौन क्या, निष्पक्ष बात करेंगे। बिल्कुल टीम हमारे साथ में खड़ी है, इस टीम का भी धन्यवाद करेंगे एक बार, टीम के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने लोग साथ में मिलकर के। तो भाई तीन बातें हैं आपको, एक कंजम्पशन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा कंजम्पशन। इकोनॉमी तभी ग्रो करती है जब कंजम्पशन बढ़ता है। और निर्मला सीतारमण ने थोड़ा इस समय करेज दिखाया, क्योंकि उनको इस समय बुराई भी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने टैक्स में कटौती बेनिफिट नहीं दिया, बहुत चीजों के बेनिफिट आम आदमी को तुरंत वाले होते नहीं दिए। दो प्रकार का बिजनेस भैया, मछली खिला देते हैं आपको, खाएंगे मछली, आप मछली खा लीजिए आप, और एक है मछली पकड़ना सीख लीजिए। क्या है, मछली एक है भाई, मछली खिलाते हैं, आपका पेट भर गया, मछली खत्म हो गई, खत्म। अब अगली बार मछली फिर लेके आओ, उसके बाद अगली बार मछली, फिर अगली बार मछली। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। आज मैं भूखा हूं, मुझे तुम मछली पकड़ना सिखा रहे हो, और भाई कब तक मछली देते रहोगे, पकड़ना भी सिखा दो। दोनों चीजें चाहिए आपको, दोनों चाहिए हैं। तो यहां पे आज मछली खिलाने के मामले में निर्मला सीतारमण थोड़ा फेल हुई हैं, लेकिन लंबे समय में मछली पकड़ना सिखाने के मामले में सक्सेसफुल हुई हैं। दोनों बातें, इन दोनों पहलुओं को आराम से समझते हैं। जब तक भैया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसको बोलते हैं कि आदमी के पास खर्च करने के लिए पैसा आना चाहिए, वो इस बजट ने नहीं दिया है। क्लियरली ये बात समझ में आती है कि आज इसका फायदा नहीं है। पूंजीपति पैसा खाता नहीं है, पूंजीपति कमाता है। ये टाटा ग्रुप है, 150 साल से चल रहा है भैया। पूंजीपति ये कौन है, पूंजीपति, और कौन है भैया? ये आज 100 से ज्यादा कंपनी चला रहे हैं, 100 से ज्यादा देशों के अंदर। और ये जो 100 कंपनियां, उनमें से 28 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, और टीसीएस अकेली 3 गुना ज्यादा बड़ी है इस समय, या काफी ज्यादा बड़ी है पूरे के पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुकाबले। हमारी एक कंपनी पूरी, कमाल है भाई, कमाल है, समझ आ रही है भाई, कमाल है। एक टीसीएस, पूरे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतना दम नहीं जो हमारी एक टीसीएस में है। गर्व है हमारे को पूंजीपतियों पे। आपका मेरे को समझ में नहीं आता है भैया, कुछ लोगों की दिक्कत पता क्या है, इलॉन मस्क ने ये कहा, जेफ बेजोस ने ये कहा, बिल गेट्स ने ये कहा, हमारे यहाँ का अंबानी टाटा कुछ कहेगा तो तुम कहते नहीं उसको, हमारे यहाँ अडानी कुछ बोलेगा तुमको लगता है चोर है। भाई कैसे डिसाइड करते हो चोर है? अभी रुको, अपने देश के बिजनेसमैन की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उतनी नौकरियां दे रहा है। ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है भैया टाटा ग्रुप, 7.25 लोगों को नौकरी दे रही है।
67% ग्रुप का रेवेन्यू इंटरनेशनल आ रहा है, विदेशों से पैसा इंडिया में आ रहा है। हाईएस्ट मार्केट कैप है बिजनेस हाउसेज में इंडिया में। आज देश का 4% कंट्रीब्यूट केवल टाटा ग्रुप कर रहा है। तो ऐसे पूंजीपति चाहिए कि नहीं चाहिए? यस नो? तो पहले ये मुद्दे को समझ जाओ। 2.5% टैक्स जो है ना इंडिया का 50,000 करोड़ रुपया, पूरा आसाम, हिमाचल, उड़ीसा, गोवा जितना टैक्स ये इकट्ठा कर रहा है उतना अकेला टाटा ग्रुप टैक्स दे रहा है। इस बजट को समझने के लिए ये फंडामेंटल समझने जरूरी है। हाईलाइट क्या है बजट के समझ लो। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8 से 8.5% 2022-23 में एक्सपेक्टेड है वर्सेस 9.2% इन करंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक बात है कि नहीं? आगे समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% 7.5 लाख करोड़ का 2022-23 का प्लान किया गया। 2023 में एक्सपेंडिचर जो है 40 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला है।